नमस्कार साथियों। बेटा आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी सर लास्ट के 2 चैप्टर अपलोड कर दो, क्योंकि बेटा वो सबसे ज़्यादा मेन रहने वाले 25 मार्क्स के। तो बेटा मेरे में भी बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा यार बच्चों की डिमांड है तो मुझे पूरा करना चाहिए। अभी बज रहे हैं बेटा 9:18। मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ। तो जल्दी से बेटा बस एक काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और आ जाओ अब हमारे साथ शुरू हो जाओ लास्ट के 2 चैप्टर पढ़ने के लिए। एक है बेटा मूलवासियों का विस्थापन और दूसरा है आधुनिक विश्व का आधुनिकीकरण की और यानी कि द पैथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखो अब आगे हमारा ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है मूलवासियों का विस्थापन। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बेटा क्या सबसे पहले है मनोवैज्ञानियों ने अमेरिका में मूलवासियों का अध्ययन कब शुरू किया, तो 1840 में। ठीक है, एक एक नंबर के कुछ और मेन 3 नंबर के भी इसी में ऐड किए मैंने। ठीक है, फिर मूलवासियों का इतिहास कब से लिखना शुरू हुआ, 1960 से। इससे पहले मूलवासियों का कोई इतिहास लिखा नहीं जाता था। फिर आयरलैंड पहले किसका उपनिवेश था, यानी कि किस देश की कॉलोनी था, तो इंग्लैंड का। फिर सेटलर वर्ड का इस्तेमाल बेटा अलग अलग जगह पे अलग अलग के लिए होता था। जैसे कि अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में डच लोगों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ये ब्रिटिश लोगों के लिए, और अमेरिका में ये यूरोपीय लोगों के लिए होता था। एक नंबर का पूछ सकता है कि कहाँ पे किसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता था। क्लियर हो गई बात बेटा। तो आगे है बच्चा कनाडा की राजभाषा कौन सी थी, फ्रांसी थी। बाकी सब उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी ही थी। ठीक है, कनाडा को छोड़ के बाकी जितने भी उपनिवेश थे सबकी राजभाषा कौन सी थी बेटा, अंग्रेजी। बस कनाडा की राजभाषा कौन सी थी, फ्रांसीसी थी। याद रखोगे। उसके बाद बेटा पश्चिम में इसके क्या था, तो अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि थी। पूर्व में क्या था, तो मैदानी इलाके, ग्रेट झीलें, मिसिसिपी और अपलाचिया के पर्वतों की घाटियां थी। ये इसका एक तरीके से क्या हो गया बेटा, जियोग्राफिकल। ठीक है, यानी कि भौगोलिक विविधताएं हो गई। ठीक है, यानी कि जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज को शो कर दिया। फिर उधर बात करें तो कनाडा जैसे देख लें तो कनाडा का 40% पार्ट किससे घिरा हुआ था, जंगलों से घिरा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम देखें तो मूलवासियों की विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पेपर में पूछेगा। कितने मार्क्स का बच्चे मेरे, 3 मार्क्स का पेपर में पूछेगा कि जो मूलवासी थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले तो बेटा याद रखना जो मूलवासी थे वो भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए थे, और जो सबसे पुरानी मानव कृति मिली है वो एक तीर की नोक मिली है। ये पूछ सकता है 1 नंबर में, जो कितनी साल पुरानी है, लगभग 11,000 साल पुरानी है। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो मूलवासी थे वो क्या करते थे, नदियों के किनारे बने गांवों में रहते थे और मछली और मांस खाते थे। मांस में खासकर वो शिकार के लिए क्या ढूंढते थे बेटा, बाइसन। बाइसन का मतलब क्या है, जंगली भैंसे। क्या है, जंगली भैंसे। ठीक है, लेकिन वो उतने ही जानवर मारते थे डेली बेस पे जितनी की आवश्यकता होती थी। और मूलवासी क्या करते थे बेटा, घोड़े भी खरीदते थे। किससे खरीदते थे, स्पेनी आबादकारों से। ठीक है, उसके साथ याद रखो कि बेटा वो खेती करना नहीं चाहते थे, यानी बेसिकली सिर्फ वो इतनी ही खेती करते थे जितनी की उन्हें आवश्यकता होती थी। ऐसा नहीं कि सरप्लस नहीं चाहते थे। सरप्लस मतलब किसी प्रॉफिट पर्पस से वो काम नहीं करते थे। और उनका ना ही मानना था कि किसी जमीन को अपना बनाया जाए, क्योंकि उनका मानना था जो जमीन है वो प्रकृति का है, प्रकृति की देन है, इसलिए उस पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपसी कबीलों में व्यापार भी करते थे। ठीक है, व्यापार के दौरान बेटा जो भी व्यापार होता था आपसी कबीलों का, इसका हमें प्रूफ मिलता है वैम्पूम बेल्ट से। किससे, वैम्पूम बेल्ट। वैम्पूम बेल्ट बेटा बेसिकली सीपीओ सितारों की बनी होती थी। आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई भी अगर समझौता होता था, कोई भी लेन देन होता था, जैसे आपस के कबीले आसपास के कोई लेन देन करते थे ना, तो एक दूसरे को वैम्पूम बेल्ट देते थे। क्या देते थे बच्चे, वैम्पूम बेल्ट। याद रहेगा, वैम्पूम बेल्ट किसकी बनी हुई थी, सीपीओ की। फिर इधर एक वर्ड आता है बेटा होपी। होपी किसके लिए यूज हुआ है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासियों के लिए। ठीक है, फिर अब यूरोपीय के प्रति मूल बाशिंदों का व्यवहार कैसा था, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि यूरोपीय के प्रति जो मूल बाशिंदे थे, मूल बाशिंदे मतलब समझ गए ना बेटा, जो नेटिव्स थे। कौन थे, नेटिव्स। नेटिव्स का कैसा व्यवहार था वो हमें समझना होगा। क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा यूरोपीय के प्रति सबसे पहले तो व्यवहार दोस्ताना था। वो बेसिकली मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे। ठीक है, कौन, जितने भी बाहर से आए थे यूरोपियन, किसके लिए आए थे, रोएदार माल लेने के लिए। बेसिकली उनके लिए तो ये रोएदार या मछली चीजें जैसी भी थी। ठीक है, वो क्या थी, एक माल के रूप में थी। माल मतलब एक गुड्स आइटम जिसे वो दूर जाकर बेच सकते थे। लेकिन बेसिकली जो यूरोप वासी थे वो नहीं जानते थे कि इसका, वो सॉरी जो नेटिव्स थे, नेटिव्स मतलब मूलवासी, वो नहीं जानते थे कि ऐसा कोई बाजार है इतनी दूरी पर जहाँ पे ये इतने महंगे रेट पर बिकते हैं।
उनके लिए तो ये दोस्ती में दिए गए उपहार होते थे केवल। जैसे कि मूल बाशिंदों को वो क्या क्या देते थे, कंबल देते थे, लोहे के बर्तन देते थे, बंदूकें देते थे और शराब देते थे। और धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने मूल बाशिंदों को बेटा शराब की आदत लगा दी। अब शराब की आदत लगी तो उन पर कोई भी नियम कानून थोप पाना काफ़ी आसान हो गया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, उधर से मूलवासियों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया किन्होंने, यूरोपियंस ने, ठीक है। और बेसिकली क्या हुआ, यूरोपियन लोगों से काफ़ी डरते थे। कौन डरते थे? मूलवासी। क्योंकि यूरोपियन लोग रोएदार खाल के लालच में, जो ये रोएदार माल है उसके लालच में लगातार उद्बिलावों का शिकार कर रहे थे। किसका? उद्बिलावों का। लेकिन जो मूलवासी थे, मूलवासियों की मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि जितने भी मूलवासी हैं वो क्या करते हैं, मूलवासियों की एक विशेषता थी कि वो केवल और केवल उतने ही जानवर मारते हैं जितनी आवश्यकता है। यानी कि वो प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, उनके मन में प्रकृति को लेकर बहुत डर है। क्लियर हुई बात। लेकिन वो इस चीज़ से डर रहे थे आखिरकार जो ये चीज़ कर रहे हैं ना, इसका बदला हमसे उद्बिलाव जरूर लेंगे, प्रकृति हमसे इसका बदला लेगी। क्लियर हुई बात। अब देखो पारस्परिक धारणाएं, दोनों के बेसिकली क्या क्या मान्यताएं थी। जैसे कि देखो इधर दो नाम है बेटा, एक तो जीन जैक रूसो, उन्होंने उन्हें क्या कहा, उदात्त उत्तम जंगली कहा, यानी कि जंगल में रहने वाले सबसे उत्तम किस्म के लोग। और जबकि वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ उनसे बिल्कुल उल्टा जोड़ देखते थे। जबकि ना ही जीन जैक रूसो कभी नेटिव से मिले थे, ना ही विलियम वर्ड्सवर्थ कभी नेटिव से मिले थे। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना क्या था, इनकी कल्पना शक्ति कम है क्योंकि बेसिकली ये जंगलों में रहते हैं और जंगल यानी कि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और इनका मानना था जो लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा कम होती है। क्लियर हुई बात। मूल बाशिंदों के लिए जो भी लेन देन होता था, देखो मैंने लिखा ना यहाँ पे ऊपर बताया हुआ कि मूल बाशिंदों के लिए जो भी लेन देन होता था वो दोस्ती में दिए गए उपहार से। लेकिन अंग्रेज तो अमीर बनने का रास्ता था ना, अंग्रेजों के लिए बेसिकली अमीर बनने का रास्ता था क्योंकि अंग्रेज उस चीज़ को लेकर जाके दूर बेचते थे। लेकिन नेटिव्स नहीं जानते थे कि आखिरकार यूरोपीय लोग इसका क्या करते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उधर कोई ऐसी मार्केट है या कोई ऐसा बाजार है जहाँ पे इसका ×10 प्राइस भी मिलता है। आई बात समझ। उसके बाद बेटा लेकिन यूरोपीय के लालच से काफ़ी हद तक दुखी थे। कौन दुखी थे? मूलवासी। कौन दुखी थे बेटा? मूलवासी काफ़ी दुखी थे। किसके लालच से? यूरोपियों के। ठीक है, क्योंकि मूल बाशिंदे प्रकृति से डरते थे। मैंने आपको बताया ना कि उनके मन में डर था कि जितने भी ये उद्बिलाव मारे जा रहे हैं वो उसका बदला लेंगे ही लेंगे। क्लियर हुई बात। अब बच्चे यहाँ से एक 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मूलवासी जो बेसिकली यूरोपीय शहर छोड़कर, जितने भी लोग हैं ये यूरोपीय शहर छोड़कर अमेरिका क्यों बसना चाहते थे। ठीक है, ये मूलवासी वर्ड इधर लिख गया गलती से, लेकिन ये याद रखना है जो यूरोपीय लोग हैं वो यूरोप को छोड़कर अमेरिका में क्यों बसना चाहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का पेपर में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता दो कि बेटा जो यूरोपीय लोग हैं वो बेसिकली क्या करना चाहते थे, वो आके बसना चाहते थे। कहाँ पे? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि देखो इसके कई सारे रीजन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके साथ कि एक तो देखो उनकी मन होता था कि मालिक बने, लेकिन कई सारे ऐसे लोग थे जो छोटे पुत्र होने के कारण मालिक नहीं बन पाते थे। अब मालिक ना बन पाने की इच्छा उनकी थी, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? मालिक बनने की। तो वो क्या कहते थे? अमेरिका आके बस जाते थे। कई सारे कैदियों को बेटा अमेरिका में रखा जाता था, बाद में वो अमेरिका से वापस ही नहीं जाते थे सजा पूरी होने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो कई सारे ऐसे लोग भी थे बेटा जिनकी ज़मीनें छीन लेते थे। कौन? बड़े जमींदारों के हाथों छीन जाती थी। ठीक है, जब उनकी ज़मीनें बड़े जमींदारों के हाथों छीन जाती थी तो भी उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो गया। अब उनसे तो उनकी ज़मीन छीन गई तो वो कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे एक मालिक बनने की सपना देख के। क्लियर हो गई बात। अब देखो यूरोपीय लोग तो मूल बाशिंदों को समझते थे बेटा असभ्य। असभ्य का मतलब क्या है कि एक तरीके से बिल्कुल अनसिविलाइज्ड। उनके हिसाब से यार ये बंदे ठीक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ज़मीन का सही इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। लेकिन जो यूरोपियन है, यूरोपियन का मानना क्या था कि ज़मीन का एक एक इंच का इस्तेमाल होना चाहिए। एक एक इंच का इस्तेमाल होने का मतलब क्या है, वो हमेशा से ही पैसे के लालच में रहते थे। उन्हें प्रकृति से, नेचर से कोई मतलब नहीं था। आगे बात समझ। अब बच्चे यहाँ से आते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का और इम्पोर्टेंट कि 19वीं सदी में भूदृश्य में जबरदस्त बदलाव दिखाई दिए। यानी कि भूदृश्य मतलब लैंडस्केप, एक भारी मात्रा में लैंडस्केप में चेंजेस आए। ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो जमीन के प्रति जो यूरोपीय लोग थे उनका रवैया मूल बाशिंदों के विपरीत था। यानी कि मूल बाशिंदे क्या चाहते थे, मैंने बताया ना, उन्होंने कभी मालिकाना हक किया ही नहीं। उनका कभी था ही नहीं कि हम मालिक बने, क्योंकि वो कहते थे कि यार ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ों पर हम अपना कब्जा नहीं कर सकते, और ना ही उन्हें ज़मीन का पूर्ण प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस से कई सारे प्रवासी आए, उन्होंने वहाँ ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। ठीक है, और
जर्मनी, स्वीडन और इटली के भी कई सारे लोग आकर क्या किया बेटा, वहाँ पर ज़मीनें खरीदने लगे, क्योंकि वो अपनी ज़मीनें साहूकारों के हाथों, मैंने बताया ना बड़े लैंड ओनर्स के हाथों वो अपनी ज़मीनें गंवा चुके थे। जब वो अपनी ज़मीनें गंवा चुके थे तो उनका सपना था कि हम दोबारा से ज़मीनें खरीदें, ठीक है। उस लालच में वो वहाँ आ गए और उन्होंने जंगलों को काट कर, यानी कि पहले जो ज़्यादातर हिस्सा जंगल था, मैंने बताया ना लैंडस्केप में चेंज, तो पहले जो ज़्यादातर हिस्सा क्या था बेटा, जंगल था। उन्होंने जंगलों को काट कर क्या कर दिया बच्चे, जंगलों को काट कर उन्होंने बेसिकली खेतों में बदल दिया, और उनके लिए जो जंगली भेड़िए या शेर थे, ठीक है, उनका भी उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। वो उनका शिकार क्यों कर देते, बताओ, वो उनका शिकार क्यों कर देते, शिकार इसलिए कर देते ताकि उनकी खेती बर्बाद ना हो। आई बात समझ, वो उनका शिकार क्यों कर देते ताकि उनकी खेती खराब ना हो। लेकिन 1873 में जब उन्होंने कटीली तारों की खोज की, किसकी खोज की बच्चे, कटीली तारों की, तो कटीली तारों की खोज के बाद ये फायदा उन्हें पहुंच गया कि अब वो एक जगह पे क्या कर देते, फेंसिंग बना देते थे। ऐसे मान लो ये उनका खेत है, चारों ओर क्या करते थे, कटीली तारों से फेंसिंग कर देते थे, अब कोई जंगली जानवर अंदर एंट्री नहीं कर पाता था। इस तरीके से बेटा जो लैंडस्केप पहले था, जो मूलवासियों के टाइम पे था, वो बिल्कुल ही बदल गया, ठीक है। फिर उन्होंने दासों को अफ्रीका से मंगवाना शुरू किया, क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी थी और वहाँ के मूलवासी काम करते थे तो मर जाते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी और यूरोपीय लोग तो वैसे ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। और ब्रिटिश ने फ्रांस को कब जीता, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, 1 मार्क पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश ने फ्रांस को कब जीता, तो 1763। और कनाडा को स्वायत्त राज्यों का दर्जा कब मिला, तो 1867। ये मैंने बेटा 3 मार्क्स 1 मार्क्स सारे मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 25 मार्क्स के आ रहे हैं दोनों चैप्टर मिला के, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर है। फिर यूरोपीय लोगों द्वारा मूल बाशिंदों के साथ वायदा खिलाफी की गई, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, ये भी एक 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वायदा खिलाफी का मतलब क्या है कि उनकी जो उनसे वायदे किए गए, जमीन के बदले पैसे देने के वायदे किए गए, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। देखो हाँ जी, बिल्कुल ये ठीक बात है कि मूल बाशिंदों के साथ यूरोपीय लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वायदा खिलाफी की, जैसे कि देखो ज़मीनें बहुत कम दामों पर खरीदी और कई बार तो उसके बदले बिल्कुल भी पेमेंट नहीं की। अब अगर मैं बात करूं बेटा जॉर्जिया, जॉर्जिया जो अमेरिका का एक स्टेट है, वहाँ पे एक जगह बेटा चिरोकी कबीला है, उधर का क्या है, कबीला, जबकि वो बोलते हैं कि ये कानून शासित है, यानी कि ये लॉ चलाता है ना, यानी कि इट इज़ रन बाय लॉ, बट यू नो उधर लोगों को सिविल राइट नहीं मिलते थे, नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। अगर हम एक नेता की बात करें बेटा, एंड्रयू जैक्सन, ये राष्ट्रपति थे, कहाँ के, अमेरिका के। कहाँ के राष्ट्रपति थे मेरे बच्चा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये काफ़ी फेमस थे यार ये, क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल राइट दिलाते थे, इकोनॉमिक राइट दिलाते थे। लेकिन जब बात आई इंडियंस की तो ये पलट गए, इनका व्यवहार बिल्कुल यार उल्टा हो गया। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हुए यार जो उन्हें मतलब बेसिकली भगाने के लिए वहाँ पे आर्मी भेजी गई, अमेरिकन आर्मी भेजी गई, ठीक है। और वहाँ पे कई लोग तो ऐसा हुआ बेटा जो आंसुओं की राह में मर खप गए। आंसुओं की राह में मर खप गए का मतलब क्या है, बेसिकली जो एक रास्ता था, रास्ता का मतलब जैसे मान लो यार अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में हमारे काफ़ी सारे मजदूर भाई पैदल बिहार तक गए, ठीक है, दिल्ली से बिहार तक पहुँचे। अब ऐसी कंडीशन में क्या यार, आधे से ज़्यादा तो रास्ते में ही दम तोड़ गए ना, तो वही हाल हुआ। क्लियर हुई बात। और सबसे बड़ी बेशर्मी देखो ना इन लोगों की, इन्होंने यहाँ तक कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं है, ये लोग मरने खपने लायक ही है। मरने खपने लायक का मतलब है कि इनका कोई काम तो है नहीं इधर, क्योंकि ना ही ये कोई काम करते हैं सही से, यानी ना ही कृषि करते हैं सही से, और ना ही कोई काम करते हैं, इसलिए इनका सबसे बड़ी है कि ये मर खप जाए। आई बात समझ। और उनके लिए बेटा एक रिजर्व कर दिया, एक एरिया रिजर्व कर दिया, जिसे क्या कहा गया, आरक्षित क्षेत्र। क्या कहा गया मेरे बच्चा, आरक्षित क्षेत्र। तो देखो यूरोपीय लोगों द्वारा क्या किया, मूलवासियों को एक छोटे से क्षेत्र, ठीक है, रिजर्वेशन में रहने के लिए मजबूर किया गया। रिजर्वेशन का मतलब क्या है, ये रिजर्व था जहाँ पे मूलवासी ही रहेंगे, ठीक है। ये एक ऐसी ज़मीन थी जहाँ उनका पहले कोई रिश्ता नहीं होता था, यानी कि जबरन उठाते थे उनकी ज़मीनों से और उन्हें रिजर्वेशन में फेंक देते थे। आगे बात समझ। और बेटा यहाँ से एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। अगर आंसर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, इस पर स्पेशल वीडियो बना लेंगे। गोल्ड रश क्या है बेटा, गोल्ड रश वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्ड रश क्या था और इसका उद्योगीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा। बेसिकली मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, 1840 के डिकेड में जो अमेरिका का कैलिफोर्निया है, क्या है, कैलिफोर्निया में बेटा गोल्ड के कुछ चिन्ह दिखाई दिए। गोल्ड के चिन्ह दिखाई देने का मतलब क्या है बेटा, उधर सोने के कुछ चिन्ह दिखाई दिए, उन्हीं को गोल्ड रश कहा गया, क्योंकि अब उधर सोने का मिलना समझ रहे हो ना कि काफ़ी ज़्यादा लोग क्या होंगे, अमेरिका की साइड अट्रैक्ट हुए होंगे। और इसी के बाद बेटा अमेरिका की पूरी जिंदगी बदल गई। क्लियर है। अब यहाँ से आएगा बेटा एक टॉपिक, बदलाव की लहर।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका के मूल बाशिंदों के लिए जो बदलाव की लहर थी वो किस तरीके से बड़ी अच्छी साबित हुई। ठीक है, तो बेटा यहाँ से सुनो। एक तो 1928 में लेवाइस मेरियम, क्या नाम है, लेवाइस मेरियम, इसके नेतृत्व में ना एक सर्वे हुआ। सर्वे का मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके से सर्वेक्षण हुआ जिसमें द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रॉब्लम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इस सर्वे का नाम था। क्या था सर्वे का नाम? इसमें देखा गया कि रिजर्वेशन में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, क्या सिचुएशन है जो लोग रिजर्वेशन में रह रहे हैं। ठीक है, और 1934 में बेटा इसी तौर पर एक आया इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बेटा वहाँ के मूलवासियों को जो सिविल राइट नहीं मिलते थे वो सिविल राइट्स दिए गए। क्या दिए गए बेटा? सिविल राइट्स। सिविल राइट्स का मतलब क्या है? नागरिक अधिकार दिए गए। क्लियर है? और जमीन खरीदना और ऋण लेना उनके अंडर अब आसानी से आ गया। और यूरोपियन लोग चाहते थे कि वह उनकी संस्कृति को अपना ले, लेकिन नेटिव्स ऐसा नहीं चाहते थे। नेटिव्स ने बिल्कुल मना कर दिया, ना भैया ना, बिल्कुल नहीं, हम अपने कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। ये बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। ठीक है, और 1954 में क्या हुआ बेटा? मूल बाशिंदों द्वारा तैयार किया गया एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स। इसके तहत डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स के तहत क्या किया? यूएसए को सिटीजनशिप को स्वीकार किया, लेकिन 2 शर्तें रख दी। ये किन्होंने रखी है? मूल बाशिंदों ने रखी हैं शर्तें। किन्होंने रखी हैं? मूल बाशिंदों ने। और 2 शर्तें क्या रख दी बेटा? 2 शर्तें रख दी उन्होंने कि एक तो रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाएंगे, आपने जो हमें जगह रहने के लिए दी है रिजर्वेशन वो हम वापस नहीं करेंगे। और दूसरी शर्त क्या रखी? परंपराओं में दखलंदाजी नहीं की जाएगी। ठीक है, और 1969 में बेटा गवर्नमेंट ने, सरकार ने आदिवासियों को अधिकार देने से मना किया, लेकिन 1982 में सभी को इक्वल राइट मिल गए, यानी कि आदिवासियों को भी, वहाँ के मूलवासियों को भी और वहाँ के सभी लोगों को। क्लियर है? इसके बाद आ जाता है बच्चे मेरे ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के आदि मानवों को क्या कहा जाता था बेटा? एबोरिजिनीस। क्या कहा जाता था? एबोरिजिनीस। ऐसा माना जाता है जो लगभग 40,000 साल पहले वहाँ पर आकर बसे थे। कितने साल पहले? 40,000। और कहाँ से आए थे? न्यू गिनी से। लेकिन वहाँ के मूलवासी कहते हैं जी नहीं, हम न्यू गिनी से नहीं आए थे, बल्कि हम वहीं पर रहते थे, हम कहीं और के नहीं है। क्लियर हुई बात? फिर एक टॉरस स्ट्रेट टापूवासी आता है बेटा। ये किस भाग में रहते थे? तो नॉर्थ पार्ट में, अमेरिका के। कौन से पार्ट में? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट में। ठीक है, फिर ये पूछेगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ब्रिटिशियर्स कब पहुंचे? तो 1770, 1770। क्लियर है? और उसके साथ बेटा, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कैप्टन कुक को। किसको? कैप्टन कुक और उसके जत्थे पहुंचे। शुरू में तो व्यवहार काफ़ी दोस्ताना था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ बेटा? हवाई में क्या किया? कैप्टन कुक की हत्या कर दी मूलवासियों ने। अब ब्रिटिशियर्स का रवैया बिल्कुल बदल गया। यार हमारा आदमी मारता है रे, हमारा आदमी कैसे मारा? आई बात समझ? तो ब्रिटिशियर्स का रवैया बिल्कुल बदल गया। इसके बाद बेटा एक टॉपिक पढ़ लेना आप, ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर। ठीक है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में बदलाव की लहर। इसके बाद बेटा इस चैप्टर में से इससे बाहर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इससे बाहर इस चैप्टर में से कुछ नहीं दिखेगा। अब आ जाते हैं हम अपने अगले चैप्टर पे, जो है बेटा हमारा आधुनिकीकरण के रास्ते। क्या है? आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण के रास्ते में बेटा आपसे पूछा जाएगा सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन से? व्हाट इज द 3 मेन थ्योरी ऑफ सन यात सेन? तो सबसे पहला राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, लोकतंत्र यानी कि गणतंत्र भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, गणतंत्र लिख सकते हैं आप, और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म। याद रहेगा? अब देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या है, वो राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? तो उधर मतलब जो सन यात सेन थे वो चाहते थे कि चीन को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराया जाए और राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए। वो कब की जा सकती है? जब लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम होगा। और सन यात सेन चाहते थे कि चीन एक स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र बने। फिर लोकतंत्र वही चाहते थे कि एक चुनी हुई सरकार हो और जनता को मतदान का अधिकार मिले और सरकार जनता के हित में काम करे। आई बात समझ? और तीसरा था बेटा समाजवाद। समाज में आर्थिक समानता कायम करना चाहते थे। उनके अनुसार संसाधनों को सभी लोगों पर बराबर विभाजित किया जाए, यानी कि सभी को इक्वल रिसोर्सेज दिए जाए। आगे बात समझ? अब देखो चीन के बारे में थोड़ा सा, ये एक बड़ा महाद्वीपीय देश है, यानी कि एक बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट है। कई प्रकार की जलवायु है, चेंज क्लाइमेट अलग अलग तरीके के हैं। 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? पीली नदी, यांगत्से नदी और पर्ल नदी। जो यांगत्से नदी है बेटा विश्व की 3री सबसे बड़ी नदी भी है। और उधर की बात करें तो शंघाई की बोली के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो वू है। कौन सी है? वू। क्लियर? और डिमसम क्या है बेटा? दिल को छूना, ये चाइना की फेमस डिश है। क्या है? चाइना की फेमस डिश है। ठीक है, ऐसे ही बच्चा हम बात करें जापान के बारे में, तो जापान क्या है बेटा? एक द्वीपीय श्रृंखला है। जबकि वो एक कॉन्टिनेंटल था ना, एक महाद्वीपीय था, लेकिन ये क्या है? द्वीपीय है।
ठीक है। ये छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। इसके 4 प्रमुख द्वीप कौन से हैं? होंशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइडो, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें तो बेटा इसका साउथ पार्ट कौन सा है? ओकिनावा। कौन सा द्वीप है? ओकिनावा, याद रहेगा। और फिर उसके बाद बेटा जापान का एक चीज़ याद रखना, ये भूकंप सक्रिय क्षेत्र है, यानी कि बार बार भूकंप आते हैं, इसलिए उधर के घरों की संरचना भी वैसी ही की गई है, ठीक है। घरों की संरचना भी वैसे ही बनाई गई है। आगे बात समझ। फिर आ जाता है बेटा जापान में पशुपालन की प्रथा नहीं थी, बल्कि उधर बुनियादी फसल कौन सी होती थी? चावल। और सबसे फेमस डिश थी वहाँ की सुशी, जो आज के टाइम पे वर्ल्ड फेमस है, यानी कि पूरे विश्व में है। यार ये क्या हो गया, पूरे विश्व में जानी जाती है। क्लियर हो गई बात। अब बेटा अब मेन आ जाओ यहाँ से जापान की राजनीतिक व्यवस्था पे, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जापान। तो जब जापान की वास्तविक सत्ता हम बात करें तो बेसिकली सबसे ऊपर तो किंग होते थे, लेकिन किंग क्या करते थे? सिर्फ बैठते थे। उन्होंने वास्तविक सत्ता किसके हाथ में दे रखी थी? शोगुनों के हाथ में। किसके? शोगुन। और शोगुनों, जो शोगुन है, शोगुन पद पर कौन थे बेटा? तोकुगावा वंश के लोग थे। कौन थे? तोकुगावा वंश के लोग थे, ठीक है। और जिन्हें बेसिकली शोगुन कंट्रोल करते थे, और इन्हें ज़्यादातर जो शोगुन थे, ठीक है। अब जो शोगुन थे, शोगुन के अंडर कौन आ जाते थे बेटा? दैम्यो आ जाते थे। अब देखो बेसिकली 250 एरिया थे, 250 एरिया में तो शोगुन नहीं रह सकते, तो उन्होंने अपॉइंट कर रखे थे क्या? दैम्यो। और दैम्योस आर कंट्रोल्ड बाय शोगुन। किसके द्वारा कंट्रोल्ड है? शोगुन, ठीक है। और इन्हें बेसिकली दैम्यो को ज़्यादातर राजधानी एदो में आकर रहना पड़ता था। कहाँ रहना पड़ता था मेरे बच्चे? एदो में। अब एक ग्रुप होता था समुराई, ये एक फाइटर ग्रुप है। फाइटर मतलब योद्धा वर्ग है, ठीक है। और इन्हें शोगुन और दैम्यो दोनों की ही सेवा करनी पड़ती थी, यानी दोनों के लिए सर्विस प्रोवाइडर था। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ मेरे बच्चा, यहाँ से क्वेश्चन आता है 16वीं सेंचुरी में 3 प्रमुख बदलाव कौन कौन से हुए? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लो। क्लियर है। तो पहला बदलाव तो ये हुआ बेटा, किसानों से हथियार छीन लिए गए। अब हथियार केवल समुराय पे रहेंगे, क्योंकि किसानों पे हथियार थे, तो इससे क्या रहता था? अशांति फैली रहती थी। फिर अब देखो, पहले मैंने बताया ना, दैम्यो को कहाँ रहने के लिए मजबूर किया जाता था? एदो में। कहाँ रहने के लिए मेरे बच्चा? एदो में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहा, अब वो अपनी अपनी राजधानी में रह सकते हैं। और तीसरा चेंज आया बेटा, जमीन को सर्वे कराया गया, यानी कि लैंड का सर्वे कराया गया दोबारा से, कि कौन करदाता है और कौन मालिक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए सर्वे हुआ था। क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन बोल लेता है मेरे बच्चा, जापान को एक अमीर देश क्यों समझा जाता है? तो देखो क्योंकि जापान ना चीन से रेशम और भारत से क्या करता था? कपड़ा खरीदता था, ठीक है। और पेमेंट करता था भाई सिल्वर और गोल्ड में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उसकी इकोनॉमी पे प्रेशर बनने लगा। अब देखो भैया, इतने महंगे बेसिकली धातु में, इतने महंगे मेटल में अगर कोई पेमेंट करेंगे तो इकोनॉमी तो प्रेशराइज होगी। इसलिए उसने सोचा क्यों ना यार मैं जो रेशम है उसका उत्पादन खुद जापान में करूं। तो उसने क्योतो की एक जगह ढूंढी, निशिजिन। कौन सी? निशिजिन। ये पूछता है बेटा पेपर में 1 नंबर का कि रेशम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? निशिजिन में, ठीक है। जो आज के टाइम पे वर्ल्ड फेमस है, निशिजिन का जितना भी रेशम है, समझे। उधर काफ़ी सारे उद्योग लगाए और डेवलपमेंट की राह पर बढ़ा, इसलिए जापान को एक काफ़ी अमीर देश के रूप में देखा जाता है। आगे बात समझ। फिर बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेजी पुनर्स्थापना, मेजी रिस्टोरेशन। स्टार कर लो, पेपर में आएगा, मतलब आएगा, कंफर्म आएगा, लिख के आएगा, साइन करके आएगा। आगे बात समझ। अब और कोई वर्ड नहीं बोलूँगा इसके लिए मैं। अब देखो मेरे बच्चा, सबसे पहले जापान में 1868 में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, यानी कि ये एक हिस्टोरिकल चेंज था। अब देखो जो शोगुन थे, पहले शोगुनों के हाथ में थी सत्ता, लेकिन अब शोगुनों के हाथ से किस में चली गई? मेजी के हाथों में चली गई। इसका मुख्य उद्देश्य था बेटा जापान को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाना और पश्चिमी देशों के मुकाबला कर सके। क्यों इतना शक्तिशाली बनाना? ताकि वो पश्चिमी देशों का मुकाबला कर सके, पश्चिमी देशों से बात कर सके। आई बात समझ। अब इसके बाद बेटा मेजी पुनर्स्थापना के कारण क्या क्या थे? मेजी पुनर्स्थापना के कारणों का मतलब क्या है कि जो भी मेजी पुनर्स्थापना हुई उसके क्या क्या रीजन्स है। रीजन्स का मतलब क्या है? रिस्टोरेशन क्यों किया गया? तो सबसे पहले तो जो पुराने राजा थे, यानी कि शोगुन वीक थे, शोगुनों की कमजोरी की वजह से। फिर पश्चिमी देशों का दबाव था, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज प्रेशराइज कर रही थी। नेशनल बेसिकली अपमान हो चुका था जापान का बड़े लेवल पे, और आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी, यानी कि नीड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इन सब कारणों से क्या किया गया बेटा? मेजिस को रिस्टोर किया गया। आगे बात समझ। ये अब रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? पुनर्स्थापना का मतलब क्या होता है? वो सत्ता में थे पहले, लेकिन अब दोबारा से स्थापित किया गया। जैसे मान लो अभी कांग्रेस सत्ता में थी, अब वैसे तो ना के बराबर चांस है, लेकिन कभी रिस्टोर हो जाए बाई चांस, तो हम उसे क्या कहेंगे? कांग्रेस रिस्टोरेशन ही तो कहेंगे। आगे बात समझ। इसके बाद आता है बेटा मेजी पुनर्स्थापना की मुख्य विशेषताएं।
पहला क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन हुए, यानी कि पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए। अब सत्ता शोगुनों से मेजी के हाथ में चली गई और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना जो 1889 में इम्प्लीमेंट हुआ। अगले सामाजिक सुधार यानी कि सोशल रिफॉर्म। यहाँ से बेटा जो फ्यूडल सिस्टम चल रहा था वो खत्म हो गया, भेदभाव कम हुआ और सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, यानी कि एजुकेशन को फाइनल कर दिया, सबको एजुकेशन लेनी ही होगी। उसके बाद बेटा कुछ इकोनॉमिक चेंजेस किए गए, जैसे कि क्या क्या, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, रेल कारखाने बनाए गए और बैंकिंग व्यवस्था बनाई गई और कृषि सुधार भी किए गए। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बेटा, इसे पेपर में एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। फिर सैन्य सुधार क्या क्या किए गए मेरे बच्चा, राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया, यानी कि एक नेशनल आर्मी बनाई गई जो पूरे जापान के लिए काम करेगी और उसे न्यू मॉडर्न वेपन्स दिए गए और ट्रेनिंग भी दी गई। उसके बाद बेटा मेजी पुनः स्थापना से क्या फ़ायदा हुआ, जापान में उसका क्या महत्व है। तो देखो बेटा, जापान एक आधुनिक राष्ट्र बन गया, यानी कि एक मॉडर्न कंट्री बन गया जापान। उसके बाद एशिया का पहला देश जो पश्चिमी शक्तियों के बराबरी पे पहुंच गया, इससे पहले कोई देश नहीं था जो पश्चिमियों का मुकाबला कर सके। और उसी के साथ साथ बेटा उपनिवेश स्थापित किए, यानी कि जापान इतना पावरफुल हो गया धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज भी बनाने लगा। क्लियर। उसके बाद बेटा जापान में शिक्षा का महत्व, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किस तरीके से जापान के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो याद रखना बेटा 1868 में जब मेजिस आए वहाँ पे, तो मेजिस को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर जापान को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा बहुत आवश्यकता है। जैसे कि देखो, अब हमें इंडिया को भी अगर मॉडर्नाइज करना है और आगे बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा यार एजुकेशन मायने रखती है। एजुकेशन से बढ़कर इस विश्व में कुछ नहीं है। आधुनिक बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप एजुकेटेड हो तो ही काम बन सकता है। आई बात समझ। और जापान ने सबसे पहले इसी पॉलिसी पर काम किया। तो क्या क्या नीतियाँ अपनाई उसने, तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 1872 में एक एक्ट आया जिसके तहत क्या है बेटा, प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन सबको लेनी होगी। फिर उसके बाद पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को अपनाया, यानी कि वेस्टर्न सिस्टम को अपना लिया और तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा दी, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन दी और व्यावसायिक यानी कि बेसिकली ट्रेड से रिलेट करके पढ़ाया गया बच्चों को। और उच्च शिक्षा के यानी कि हाईली एजुकेशन को भी डेवलप किया गया और बच्चों को देशभक्ति और नैतिक शिक्षा यानी कि मॉरल एजुकेशन दी गई और देशभक्ति सिखाई गई, ताकि बच्चे अपने जापान के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और काफ़ी समझदार रहे। क्लियर है। अब इसका परिणाम क्या हुआ बेटा, तो लिटरेसी रेट बढ़ गई, जापान मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ा और सेना और उद्योग मजबूत हुए। क्लियर है। फिर इसके बाद बेटा कुछ चीज़ें हैं जो एक एक नंबर में है, जैसे कि एक आ जाओ यहाँ पे फुकोकू क्योहू। क्या आ जाओ, फुकोकू क्योहू। फुकोकू क्योहू एक नारा है बेटा जो सरकार द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, सरकार। इस नारे का मतलब क्या है बेटा, समृद्ध देश मजबूत सेना, यानी कि एक रिच कंट्री जब ही हो सकती है जब उसकी पावरफुल आर्मी हो। फिर राष्ट्रीय छुट्टी कब होती थी, जब सम्राट का जन्मदिन होता था। जापान की पहली रेल बेटा 1872 के बीच, ठीक है, जो कब बनी, टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह के बीच बनी थी। कहाँ पे, टोक्यो और योकोहामा बंदरगाह, याद देगा। फिर उसके बाद बेटा पहली आधुनिक हड़ताल कब हुई, बैंकिंग व्यवस्था कब आई, 1872। पहली आधुनिक हड़ताल जो महिलाओं द्वारा की गई थी, ये पहली हड़ताल ही महिलाओं ने की थी, ठीक है। कब हुई बेटा, 1886। और तनाको शोजो बेसिकली एक गरीब किसान का बेटा था जिसने पहली बार 1897 में प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन किया। आ रही है बात समझ, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। कमेंट करके बताते जाओ यार, मेरा भी देखो थोड़ा सा हौसला इंक्रीज होगा। मैं आपके लिए रात को मेहनत कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। फिर अगला है जापान की हार। जापान देखो, जापान 1945 में बेटा हिरोशिमा और नागासाकी एक बड़ी दुखद घटना है जहाँ पे परमाणु गिरे, लेकिन जापान हार के बाद यार इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, इसी को युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया, यानी कि पोस्ट वॉर मैरिकल। यानी कि इतना युद्ध के बाद भी यार जापान के इतना आगे बढ़ जाना एक अपने आप में मैरिकल है। मैरिकल का मतलब क्या होता है बेटा, एक बड़ा बदलाव है। आगे बात समझ। तो देखो इसमें वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान की हार हुई और आर्टिकल 9 याद रखना, युद्ध ना करने की नीति अपनाई जापान ने। और पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट 1946 में मिला, ठीक है। लेकिन ये युद्धोत्तर चमत्कार किसे कहा गया बेटा, तो युद्धोत्तर चमत्कार याद रखना, युद्धोत्तर चमत्कार का मतलब क्या, जापान की अर्थव्यवस्था का तेजी से डेवलपमेंट होना युद्ध के बाद। क्लियर है। उसके बाद आया हो बेटा, यहाँ से थोड़ा सा और रह गया, जैसे कि 1964 में युद्ध के बाद जापान के टोक्यो में पहली बार भैया ओलंपिक करवा दिया। तो सोचो कितनी जल्दी डेवलपमेंट किया होगा। तो ये युद्धोत्तर चमत्कार है या नहीं है। 1964 में यार जापान बुलेट ट्रेन ले आया। आई बात समझ, क्या है युद्धोत्तर चमत्कार। फिर उसके बाद बच्चा लास्ट टॉपिक 2-3 है, ये आप पढ़ लेना, ना समझ आए तो मुझसे कमेंट में पूछना है ना। और बाकी मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दे रहा हूँ, किसी को पर्सनली मदद चाहिए हो तो आप मुझे बताया करो, ठीक है। 7982038393, लेकिन व्हाट्सअप करना मेरे बच्चा, ठीक है, क्योंकि कॉल पिक मैं कर नहीं पाता आसानी से। तो चीन में से क्या याद रखोगे बेटा, अफीम युद्ध याद रखोगे, ठीक है। और फिर चीन द्वारा आधुनिकीकरण के लिए अपनाए गए तरीके
और चीन की साम्यवादी सरकार की विशेषताएं। ये 3 टॉपिक याद कर लेना मेरे बच्चा। अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मेरे को व्हाट्सअप पे हाई करना और पूछना जो भी मन हो। क्लियर है? अब बेटा एक काम कर दो बस यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके आना और वीडियो को शेयर भी करके आना और लाइक करना मत भूलना यार, बड़ी मेहनत लगती है। क्लियर हुई बात? जय हिंद, जय भारत।